हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो के सामने आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, ठीक है। और मैंने जैसा पहले कहा कि मेरा जो वीडियो है वह किसी भी प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए एवं किसी सामान्य व्यक्ति के लिए भी ये उतना ही कारगर होगी, उसके ज्ञान को डेवलपमेंट करने के लिए, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए और साथ ही उसके लक्ष्य के लिए ये एक प्रेरणात्मक वीडियो है। और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि उसको एक संतुलन बनाने के लिए भी ये वीडियो है। तो आज जो मेरा वीडियो का जो कोटेशन है वो कोटेशन ये है, हाँ ध्यान रखिए, बहुत अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। इसमें जो ये वीडियो है इसमें ये है कि दास्तां परिवर्तन के कारण आती है और परिवर्तन परिस्थितियों के कारण आती है, किंतु यह बनावटीपन है कि प्राकृतिक है, यह पहचानना आपका कार्य है। क्लियर? फिर से देख लीजिए, दास्तां परिवर्तन के कारण आती है और यह परिवर्तन परिस्थितियों के कारण आती है, किंतु यह बनावटीपन है कि प्राकृतिक है, यह पहचानना आपका कार्य है। कैसे पहचानोगे आप कैसे पहचानोगे कि जो दास्तां है यह प्राकृतिक के कारण आती है कि यह बनावटीपन के कारण आती है। लेकिन हाँ, दास्तां आने के जो पीछे कारण होता है वो दो होता है, एक प्राकृतिक और एक बनावटी। तो आइए पहले हम समझते हैं कि आखिर में दास्तां होता क्या है। क्या जो जिस रूप में आज हम दास को जान रहे थे, जो आज दास की परिभाषा है, क्या भारतीय इतिहास में पहले यही दास की परिभाषा थी? क्या ऐसा था? नहीं। समय के हिसाब से हर चीज़ में परिवर्तन होता रहता है और उस परिवर्तन के साथ उसकी परिभाषाएं भी चेंज होती रहती है और उसके विशेषताओं में भी परिवर्तन होता रहता है। कोई चीज़ अस्थायित्व नहीं है, कोई चीज़ अस्थायित्व नहीं है। तो आइए देखते हैं। देखिए, दास्तां परिवर्तन के कारण आती है, दास्तां परिवर्तन के कारण आती है और यह परिवर्तन परिस्थितियों के कारण आती है, किंतु यह बनावटीपन है कि प्राकृतिक, यह पहचानना आपका काम है। क्लियर? तो देखिए भाई, जो दास्तां है, जो ये दास्तां है, इस दास्तां के पीछे समाज का उत्तरदायित्व है कि प्राकृतिक का उत्तरदायित्व है, कि प्राकृतिक का उत्तरदायित्व है। तो आप ये कह सकते हैं कि दास्तां का मतलब क्या? दास्तां एक तरीके से हम सेवक को कहते हैं, जो आपका सेवा करें उसी को हम दास कहते हैं। अगर कहा जाए तो इनकी स्थिति मेरे अनुसार गुलामों से थोड़ी बेटर होती है, लेकिन ये गुलाम नहीं होते हैं, ये दास होते हैं। तो देखिए, पहला हम समझ लेते हैं कि सामाजिक, यानी कि बनावटीपन के कारण भी दास्तां आता है, यानी कि समाज में परिवर्तन के साथ साथ दास्तां में भी परिवर्तन होता चला गया है। कैसे? देखते हैं। देखिए, अगर हम ये कहें कि जब हमारे के यहाँ राजतंत्र था, हमारे के यहाँ राजतंत्र था, तो आप ये देखे होंगे कि राजतंत्र में जो हुआ करता था, एक राजा होता था और एक तरफ क्या होती थी? प्रजा होती थी। और यही प्रजा में एक वर्ग ऐसा होता था जो सेवा करता था एक तरीके से, और जो सेवा देने वाला था इसी को दास कहा जाता था। यानी कहने का मतलब इसको बहुत ही निम्न कोटि के रूप में जाना जाता था। लेकिन एक्चुअली में आज इस दास को उच्च कोटि के रूप में जाना जाता है। आज जो दास रूपी जिस व्यक्ति की दास रूपी भावना होती है, वो समझ लीजिए सबसे उच्च कोटि का व्यक्ति होता है। इस चीज को समझते हैं। अब जैसे लोकतंत्र की बात कर लेते हैं। आज लोकतंत्र में क्या है? आज जरा सोचिए कि लोकतंत्र, जो लोकतंत्र है भाई, जो लोक है तो लोक का मतलब जनता है, और इसी जनता में जो पहले दास के रूप में सेवा करते थे, इसी जनता में क्या वो दास वर्ग खत्म हो गया? वो आज भी विद्यमान है, लेकिन वो दास जैसे शब्द का प्रयोग
नहीं किया जाता है। इस दास जैसे शब्द के जगह पे आज प्रयोग किया जा रहा है किसका? सेवक का। सेवक का प्रयोग किया जा रहा है। और यही सेवक लोकतंत्र में एक तरीके से आज के समय में इनको राजा बोला जाता है। बड़े आश्चर्य में पड़े होंगे, अरे भाई यही सेवक को राजा आप आज इसी जो जनता है, इसी जनता को आप राजा कैसे बोल सकते हो? अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए, इस दृष्टिकोण से इसलिए देखा जाए क्योंकि जो सरकार आपकी बन रही है, इस सरकार को चुनने का कार्य कौन कर रहा है? सरकार को चुनने का कार्य तो जनता ही कर रही है ना भाई। और जो सरकार बनती है वो जनता की सेवा के लिए बनाई गई है। लोकतंत्र ये कहता है कि सरकार बनाने का काम जनता का है, और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो वास्तव में सेवक हैं। यानी कि परिभाषाएं चेंज हो गई। जो कल तक उच्च पदों पर बैठने वाला व्यक्ति लोगों को दास बनाकर एक तरीके से शोषण करता था, आज डेमोक्रेसी में वही चीज जनता को एक तरीके से राजा के रूप में, यानी जनता जिसको लाइक करेगी वो वही गद्दी पर बैठा रहेगा। और जो गद्दी पर बैठा रहेगा वो तानाशाही नहीं होगा, वो एक सेवक के रूप में पद संभाला हुआ है, सेवक के रूप में। तानाशाही की प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन राजतंत्र में तानाशाही की प्रवृत्ति हुआ करती थी और कुछ वर्गों तक की सत्ता हुआ करता था। लेकिन लोकतंत्र में सत्ता का क्षेत्र व्यापक हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आज के समय में देखेंगे कि कल तक जो दास होता था वो उसको राजा बनने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज दास को राजा बनने का भी अधिकार है, अब बनता भी है। उन्हीं सेवकों में से जनता चुनती है और राजा बनता है। इसका मतलब आज के सत्ता में भले ही प्रत्यक्ष रूप से भले ही वो सेवक के रूप में अपने आप को कहता है, अप्रत्यक्ष रूप से राजा होता है जो सेवक है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था से देखा जाए तो वो अपने आप को सेवक कहते हैं। क्यों? क्योंकि जनता ने उनको विश्वास करके उनको चुनी हुई है। और जब राजतंत्र होता था तो उनमें आनुवंशिक पद होता था और वहाँ पे शोषणात्मक गतिविधियाँ ज़्यादा होती थी, सत्ता कुछ व्यक्तियों तक सीमित होती थी। जो दास रहता था वो दास ही रहता था, जो राजा रहता था वो राजा ही बन के रह जाता था। बनाया किसने? क्या प्रकृति ने बनाया था ये चीजें? ईश्वर ने ये कैटेगरी करके बांटा था? नहीं। समाज के लोग, समाज में रहने वाले लोग समाज के लिए ही बनाया था। और फिर जैसे ही परिस्थितियां चेंज हुई वैसे ही परिवर्तन हो गया। परिस्थितियां जैसे ही चेंज हुई, क्योंकि भारतीय इतिहास में अगर आप देखोगे तो ढेर सारे संक्रमण काल देखने को मिलते हैं और उसी संक्रमण काल के दौरान एक अनुभव होता है और अनुभव के आधार पर नियम और कानून बनते हैं, जिसके कारण परिस्थितियों को जन्म होता है और परिस्थितियां परिवर्तन को जन्म देती हैं। और यही परिवर्तन से कोई राजा रंक बन जाता है और रंक राजा बन जाता है। आपने कहावत तो सुनी होगी, कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। ये परिस्थितियों पर लागू होता है। आपने अपने आसपास भी सुना होगा कि कभी कोई बहुत राजा की तरह जिंदगी जीता था और आज वो फकीर बन गया है, और जो कल तक फकीर की जिंदगी जीता था आज वो राजा बन गया है। कारण क्या है? कारण ये है कि परिस्थितियां और परिवर्तन के कारण बदलाव का होना। और बदलाव कौन लाता है? समाज। तो समाज क्या है? एक तरीके से आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या प्रकृति के कारण भी दास्ता आती है? हाँ भाई, प्रकृति के कारण भी दास्ता आती है, लेकिन समाज और प्रकृति
के द्वारा जो दासता उत्पन्न होती है, इसका उसी तरीके से जिस तरीके से संबंध मौसम और जलवायु का होता है, मौसम और जलवायु का संबंध होता है। कहीं ऐसा न हो कि ऐसा नहीं होता है कि हमेशा कहीं भूकंप ही भूकंप आए जाए, यानी लगातार भूकंप आए और वहाँ के रहने वाले लोग क्या होंगे, गरीब हो जाएंगे, आर्थिक संसाधनों से विहीन हो जाएंगे। तो ऐसे लोग पलायन करेंगे और दूसरे जगह जाएंगे तो एक तरीके से उनको एक तरीके से दास्ता की अनुभूति होगी। तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? प्रकृति होगी। लेकिन प्रकृति हमेशा कहर ढाती नहीं, एकाध बार ढाती है, और जितना ढाती है उतने में आप संभल सकते हो। आपको संभलने का बार बार मौका मिलता है, आप संभाल सकते हो अपने आप को। लेकिन कभी कभी ये होता है कि बहुत लोग संभाल भी नहीं पाते हैं, पलायन करने पर मजबूर भी हो जाते हैं। लेकिन ये कई वर्षों के बाद आता है। प्रकृति का अगर बहुत ज़्यादा बड़ा कहर आता है तो इसका मतलब सदियों लग जाते हैं पलायन करने में। तो वो भी दास्ता आती है, लेकिन उसको हम नगण्य मान के चलते हैं। तो दास्ता सबसे ज़्यादा जो आती है वो बनावटीपन के कारण आती है, न कि प्राकृतिक के कारण आती है। प्राकृतिक के कारण कम आती है और समाज के द्वारा इसमें परिवर्तन ज़्यादा होता रहता है। कल तक भारतीय इतिहास दास्तांतर में जहाँ दास्ता निम्न दृष्टि से देखा जाता था, आज दास को उच्च दृष्टि से देखा जाता है। दास का मतलब आज के समय में सेवक माना जाता है। सेवक रूप में जाना जाता है, यानी अच्छे शब्द का उसके लिए यूज किया जाता है। जितने भी लोकतंत्र में बैठे हुए लोग हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व, वो अपने आप को सेवक ही कहते हैं, अपने आप को दास ही मानते हैं। लेकिन पहले कोई अपने आप को दास नहीं कहता था। उच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति कोई अपने आप को दास नहीं कहता था जो बहुत ही नैतिकवान शासक होता था, सुविचार शासक होता था, और राजतंत्र होने के बावजूद भी अपने साम्राज्य में लोकतांत्रिक जैसे व्यवस्था को लागू किया रहता था, वो अपने आप को दास कहता था। लेकिन सारे ऐसे शासक नहीं दिखाई देते थे राजतंत्र में। तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि जो दास्ता होती है इसमें परिवर्तन के पीछे कारण क्या होता है। तो सबसे बड़े परिवर्तन का कारण परिस्थितियां, और परिस्थितियों में दो कारण, सामाजिक यानी बनावटीपन और प्राकृतिक। प्राकृतिक का प्रभाव कम होता है किंतु समाज का प्रभाव ज़्यादा होता है, और इसी अकॉर्डिंग दास्ता के स्वरूप में परिवर्तन दिखाई देता है। और आज के समय में जो व्यक्ति अपने आप को दास समझता हो तो समझ लो आज के समय में सबसे बुद्धिजीवी प्राणी के रूप में है। उच्च पद पे रहते हुए जो अपने आप को दास कहता हो, समझिए वो बहुत ही उच्च कोटि का व्यक्ति है। और जो करता तो समझ लीजिए उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है। भौतिकतावादी के युग में जो व्यक्ति अपने आप को दास कहता हो और उसी के अकॉर्डिंग कहता हो तो समझ लो वो सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है। भौतिकतावादी के युग में, इस भौतिकतावादी की चरम सीमा पे जो व्यक्ति दास्ता का गुण अपनाता हो, लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर होता हो, तो वही व्यक्ति वास्तविक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाता है, और वही व्यक्ति वास्तविक रूप से धर्म को पालन करने वाला होता है। उसी व्यक्ति को एक प्रेम की समझ होती है। धर्म का मतलब अपने संविधान का, उसको अपने संविधान के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करना चाहता हूँ। जय भारत, जय हिंद।